यूट्यूब पर आप सभी का मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की कौन कौन सी विधि है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है। जस्ट इससे पिछले क्लास में हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के बारे में पढ़े थे और फिर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जस्ट उसके बाद अब ये टॉपिक है अगला, प्रिपरेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो इसके द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होता है। तो इसके बनाने की कई एक विधियां हैं, जिसमें पहला हम लिख सकते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण से, हालांकि ऑक्सीडेशन से है तो एक ही विधि में इसको लिखा जा सकता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, फिर अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो चूँकि ये तीनों ऑक्सीडेशन ही है, इसलिए हम एक में लिख सकते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका ए में लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, बी में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और फिर सी में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो इस तीनों केस में क्या होता है कि जब यहाँ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और पुनः जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि when the oxidation of primary alcohol is done in presence of acidic KMnO4 और acidic K2Cr2O7, then aldehyde and carboxylic acids are obtained। इसमें कहता है कि when the oxidation of primary alcohol is done in presence of acidic potassium permanganate or acidic potassium dichromate, then aldehyde and carboxylic acids are obtained। इसका मतलब हुआ कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है तो एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये ऑक्सीडेशन होता है यहाँ प्राइमरी अल्कोहल का। तो यहाँ जब रिएक्शन लिखेंगे तो पहले स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला होता है RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे है, हम लोग अल्कोहल में पढ़ चुके हैं कि ऐसा अल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा जो कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। जो कार्बन केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है वो सेकेंडरी कार्बन कहलाता है, और जो कार्बन एक भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं रहता है वो टर्शियरी कार्बन होता है। तो अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी कार्बन होगा, अल्कोहल होगा। और फिर अगर टर्शियरी कार्बन एटम से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है।
अब इसका ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और फिर उसका पुनः ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो यहाँ ये नवजात ऑक्सीजन है यहाँ, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट का जो बीच का जो रिएक्शन होता है उससे वो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वही नवजात ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीकरण क्रिया में भाग लेता है। तो जब यहाँ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ बन जाता है ये एल्डिहाइड बन जाता है और यहाँ वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 हाइड्रोजन एल्डिहाइड के रूप में है, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 3 हाइड्रोजन चला गया और 1 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये मिलकर के यहाँ 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये पहले स्टेप का रिएक्शन हुआ कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और फिर ये दूसरे स्टेप में जो RCHO है इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा तो यहाँ RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। अब R एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इस तरह से हम अलग अलग ग्रुप को रख सकते हैं। तो यहाँ जब R के जगह पर हम यहाँ पर हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं, चूँकि यहाँ एक कार्बन पहले से मौजूद है तो हाइड्रोजन रखने से भी कंपाउंड बन जाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अगर डालते हैं तो ये मिथाइल अल्कोहल होगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, H यहाँ पर रखाएगा तो फिर यहाँ जब फॉर्मल्डिहाइड है तो यहाँ फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में ये जो एक रिएक्शन हुआ ये जनरल रिएक्शन हो गया, ये सभी के साथ लागू होगा। R के जगह पर हम H रखते हैं तो ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये सेम चीज़ है। तो यहाँ पर बन गया आपको फॉर्मल्डिहाइड HCHO ये बन गया और ये वाटर बन गया। और फिर यहाँ HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ HCOH ये फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पहला मेंबर ये बन गया। तो इस तरह से यहाँ जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप के जगह पर हाइड्रोजन रखें या फिर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ग्रुप रखें, इस तरह से हमको रिस्पेक्टिव एक कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मिथाइल ग्रुप डालते हैं तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, तो ये एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। फिर यहाँ एसिटल्डिहाइड है तो यहाँ एसिटिक एसिड हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ अगर हम इथाइल ग्रुप रखते हैं तो ये प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ पर C2H5 है तो ये प्रोपियोनल्डिहाइड हो जाएगा और फिर यहाँ पर बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड है। तो इस तरह से ये पहला रिएक्शन कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यह 2 स्टेप पे रिएक्शन जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट हम एल्डिहाइड से ही बना सकते हैं। अगर एल्डिहाइड केवल दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस तरह से इसका ये रिएक्शन पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर एक और अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल यहाँ हम लिए हैं H की जगह पर, R की जगह पर H, तो मिथाइल अल्कोहल हो गया। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं R की जगह पर CH3, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 और H2SO4। चूँकि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रमुख ऑक्सीकारक होता है और इसी का इस्तेमाल ऑक्सीडेशन में अक्सर किया जाता है। तो यहाँ जब R की जब हम CH3 रख दिए तो ये हो गया आपको इथाइल अल्कोहल। ये हो गया इथाइल अल्कोहल या इसको इथेनॉल कह सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा आपको एसिटल्डिहाइड
और ये वाटर मोलिकुल हो गया, ये हो गया आपको एसिटल्डिहाइड। और फिर यहाँ एसिटल्डिहाइड को का ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक एसिड ये प्राप्त हो गया। तो ये पहली विधि है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। इसमें कहता है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। फिर दूसरा में हम लिख सकते हैं जब कीटोन का ऑक्सीकरण भी किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और डायरेक्ट अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो केवल ये स्टेप हमको लिखना पड़ेगा, चूँकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब यहाँ हम दूसरी विधि लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कि जब यहाँ कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं, फिर यहाँ लिख सकते हैं कि जब कीटोन का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ कीटोन का फार्मूला लिखते हैं, कीटोन होता है RCOR, ये कीटोन हो गया। कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है और ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, जैसा कि हम लोग पिछले सभी क्लासों में पढ़ा है। तो यहाँ कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, तो यहाँ बन जाएगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ CO2 और H2O हमें प्राप्त होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा यहाँ दो बाई प्रोडक्ट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये बाई प्रोडक्ट को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ समीकरण को पूरा करने के लिए यहाँ लिख देना ही उचित है। तो ये रहा कंपाउंड, क्या रहा, ये कीटोन है और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन रहा। अब यहाँ एल्काइल ग्रुप पर हम लेते हैं यहाँ मिथाइल ग्रुप CH3COCH3। तो इस कंपाउंड को कहते हैं एसीटोन, यानी कि डाई मिथाइल कीटोन है ये, इसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है। तो ये डाई मिथाइल कीटोन भी लिख सकते हैं या प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं या प्रोपेनोन 2 भी लिख सकते हैं या इसी कंपाउंड को कॉमन नेम एसीटोन कहा जाता है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ये जो नवजात ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है ये इस दोनों कंपाउंड के रिएक्शन से बनता है। नवजात ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम KMnO4 ले सकते हैं और H2SO4 ले सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा आपको CH3COOH और प्लस CO2 और प्लस H2, यहाँ बन जाएगा, ये बन गया एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एसिटिक एसिड और ये एसीटोन है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की ये दूसरी विधि है। पुनः हम लोग इसे समझ ले थोड़ा कि ये कहता है दूसरी विधि में कि जब कीटोन का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये कीटोन है, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप रहता है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। एल्काइल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालने के बाद हमें प्राप्त होता है। जिससे मीथेन से निकालेंगे तो मिथाइल होगा, इथेन से निकालेंगे इथेन होगा, इथाइल होगा, प्रोपेन से निकालेंगे तो प्रोपाइल ग्रुप होगा। तो जैसे इस यहाँ एल्काइल ग्रुप का मान बदलेगा ऐसे ऐसे यहाँ कंपाउंड बदलता चला जाएगा। तो ये कीटोन का ऑक्सीकरण यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर निकलता है। तो यहाँ इसी के आर के जगह पर हम यहाँ मिथाइल ग्रुप रखे हैं तो ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन या इसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी ने हम प्रोपेनोन 2 कहेंगे या प्रोपेनोन कहेंगे, प्रोपेनोन। तो ये एसिटिक एसिड बन गया। IUPAC ने हम इसको इथेनोइक एसिड कहेंगे क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नामकरण होता है वो एल्केनोइक एसिड के आधार पर होता है, चूँकि संपूर्ण क्लास का जो IUPAC नेम है वो कहता है एल्केनोइक एसिड है। तो यहाँ 2 कार्बन है तो 2 के लिए इथेन होता है तो हो जाएगा इथेनोइक एसिड।
या एसिटिक एसिड को कहा जाता है कॉमन नेम में। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की ये दूसरी विधि हो गई कीटोन के ऑक्सीकरण से। फिर यहाँ तीसरा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बनता है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और उसका जब फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ तीसरी विधि में हम लिख सकते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बनता है। पहले जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है RMgX। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। यानी जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। और इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए कहा जाता है कि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने सर्वप्रथम इस रिएजेंट की खोज की थी, और इसी शानदार खोज के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रिएजेंट का महत्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना अधिक है कि लगभग सभी प्रकार का कंपाउंड इस रिएजेंट की सहायता से बनाया जा सकता है, और ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। ये CO2 है, इसके बदले में हम यहाँ CO2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ RCOOMgX ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया, एडिशन प्रोडक्ट जिसको योगशील यौगिक कहते हैं, और ये हो गया GR यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फिर यहाँ जो एडिशन प्रोडक्ट है इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं अम्ल की उपस्थिति में। यहाँ H+ का मतलब हुआ अम्ल। H+ ये प्रोटोन है, और अम्ल वो पदार्थ होता है जो प्रोटोन प्रदान करता है, जिसको ब्रोंस्टेड एसिड कहा जाता है। तो यहाँ H+ का मतलब हुआ प्रोटोन यानी कि एसिड। तो ये एडिशन प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो RCOOH और यहाँ MgOH हमें प्राप्त हो जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ प्राप्त हो गया। इसको हम लोग समझते हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं यहाँ, तो ये योगशील यौगिक प्राप्त होता है। इससे R से ये ग्रुप जुट जाता है और सारा उसमें ऐड कर गया, इसलिए उसको एडिशन प्रोडक्ट कहा जाता है, योगशील यौगिक। और इसी को यहाँ लिखा गया है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसका हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका OH और MgX वहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड ये प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में संपन्न होता है। अब R के जगह पर हम अलग अलग मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप ले सकते हैं। R के जब यहाँ मिथाइल लगते हैं तो यहाँ बन जाएगा हमको एसिटिक एसिड। फिर यहाँ इथाइल ग्रुप रखते हैं तो यहाँ प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। इस तरह से जैसे जैसे R का मान हम बदलेंगे हमें यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता चला जाएगा। तो यहाँ अब एग्जाम्पल लेते हैं इस रिएक्शन का। ये जो हुआ कॉमन रिएक्शन हुआ। अब यहाँ R के जगह पर CH3 रखते हैं, CH3Mg, और S के जगह पर यहाँ हम Cl डाल सकते हैं। हैलोजन को X से सूचित किया जाता है, और X होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इसलिए इसके जगह पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी ले सकते हैं। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड हुआ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम CO2 भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए ऐसे हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर CH3COOMgCl एडिशन प्रोडक्ट यहाँ प्राप्त हुआ, और फिर यहाँ हम इसी को लिखते हैं CH3COOMgCl। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं H+ की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ बन जाता है एसिटिक एसिड। और यहाँ
MgOHCl प्राप्त होता है। तो ये यहाँ एसिटिक एसिड तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आर की जगह पर हम अगर C2H5 रखते हैं तो यहाँ पर C2H5 रखेंगे तो ये प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। C3H7 रखेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूट्रिक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम यहाँ आर का मान रखते चले जाएंगे हमें अलग अलग वहाँ कंपाउंड प्राप्त होते चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीसरी विधि है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, जो कहता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो वहाँ योगशील यौगिक प्राप्त होता है, एडिशन प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। और फिर एडिशन प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अब यहाँ इसके बदले हम केवल आर का वैल्यू रख दिए हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो यहाँ हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो रहा है। तो ये तीसरी विधि है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चौथी विधि पर कि चौथी विधि क्या कहता है। चौथा है यहाँ फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स Nitriles are hydrolyzed in presence of acid or base to form amides and कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इसका मतलब हुआ कि जब नाइट्राइल्स का हाइड्रोलाइसिस अम्ल या क्षार की उपस्थिति में किया जाता है तो हमें एमाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की ये चौथी विधि है। तो वही लिखा हुआ है नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू फॉर्म एमाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जब नाइट्राइल्स का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है अम्ल या क्षार की उपस्थिति में तो फिर एमाइड पहले प्राप्त होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये चौथी विधि है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। तो यहाँ नाइट्राइल्स क्या हुआ, एल्काइल साइनाइड को नाइट्राइल्स कहा जाता है। यानी एल्काइल साइनाइड का जो IUPAC नेम है वो एल्केन नाइट्राइल्स होता है, जिसको सिर्फ हम नाइट्राइल्स के नाम से जानते हैं। तब इसके रिएक्शन के लिए यहाँ RCN ये एल्काइल साइनाइड हुआ, इसी को नाइट्राइल्स कहा जाता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं अम्ल की उपस्थिति में या फिर क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ RCONH2 ये एमाइड प्राप्त होता है। और फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं पुनः अम्ल की उपस्थिति में तो यहाँ RCOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये दो स्टेप का भी ये भी रिएक्शन है। तो यहाँ नाइट्राइल्स यानी कि एल्काइल साइनाइड है, ये हो गया आपको एल्काइल साइनाइड, जिसको नाइट्राइल्स कहा जाता है या एल्केन नाइट्राइल कहेंगे IUPAC नेम ये कॉमन है। तो ये बन गया आपको एमाइड। फिर एमाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एमाइड प्राप्त होता है और फिर इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और ये जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के रूप में बाई प्रोडक्ट रूप में निकल जाता है। तो यहाँ -NH3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं एल्काइल ग्रुप के जगह पर, और जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप अलग अलग हम डालेंगे हमें अलग अलग वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो यहाँ R के जगह पर हम CH3 डालते हैं तो होगा मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल इसको कहेंगे। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में। यहाँ OH- का मतलब हुआ बेस और H+ का मतलब हुआ एसिड।
तो यहाँ पर CH3CONH2 ये एसिटामाइड प्राप्त हुआ। अब फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा इथाइल साइनाइड। ये कंपाउंड हो गया आपको इथाइल साइनाइड, या इसको हम मिथाइल साइनाइड है, ये मिथाइल साइनाइड हो गया। IUPAC ने अगर लिखें तो और करके लिख सकते हैं इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल हो गया। ये हो गया एसिटामाइड, या इसको इथेनामाइड हम लिख सकते हैं IUPAC नेम में। अब ये हो गया एसिटिक एसिड, या इसको IUPAC में हम लिख सकते हैं इथेनोइक एसिड। अब पुनः इसको समझते हैं। जब यहाँ एल्काइल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ एमाइड प्राप्त होता है। ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, इसका मतलब हुआ कि जल के साथ अभिक्रिया हो रहा है। फिर यहाँ H+ का मतलब हुआ एसिड और OH- का मतलब हुआ यहाँ बेस, तो यहाँ एमाइड प्राप्त होगा। और फिर इसी का हाइड्रोलाइसिस अम्ल या हम क्षार की उपस्थिति में करेंगे तो यहाँ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है। यहाँ आर्क जब हम मिथाइल ग्रुप लिए तो होगा मिथाइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम। अब चूंकि इसमें 2 कार्बन है तो इसको इथेन नाइट्राइल या IUPAC नेम हो जाएगा, चूँकि संपूर्ण क्लास का जो IUPAC नेम होता है वो एल्केन नाइट्राइल होता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे अम्ल या क्षार की उपस्थिति में तो यहाँ एसिटामाइड बन रहा है, या इसको IUPAC में हम इथेनामाइड कह सकते हैं, चूँकि यहाँ 2 कार्बन हैं। और इसके संपूर्ण क्लास का जो IUPAC नेम होता है वो एल्केनामाइड होता है, इसी के आधार पर ये इथेनामाइड है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ एसिटिक एसिड प्राप्त होगा, जो इथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के ये 4 प्रमुख विधियाँ हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। और चूँकि जो क्लास का नाम जो दिया गया है L1 L2 ये हुआ कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उस पर चैप्टर का नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद 1, 2 से लेकर के जितना उसमें लेक्चर है वो दिया रहता है। फिर अगर अगला चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो फिर अगले चैप्टर का नाम होगा और फिर से L1, L2, L3 इस तरह से होगा। और जो हिंदी में है उसमें हिंदी में बताया जाता है, लिखा तो जाता है अंग्रेजी में, लेकिन जो केवल इंग्लिश का होगा उसमें लिखा भी जाएगा अंग्रेजी में ही और बोला भी जाएगा हिंदी में अंग्रेजी में ही, और उसमें हिंदी के एको शब्द की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह के भी आपको इस पर मिलेंगे इस चैनल पर। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।